हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकी डोज में। तो अभी तक हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के सारे केसेस कर चुके हैं और फिक्स्ड बीम के भी 2 केसेस कर चुके हैं। जिससे पहले केस में हम लोग पॉइंट लोड लगाए थे सेंटर पे, मतलब सेंटर पॉइंट लोड था वो, और दूसरे केस में यूडीएल लगाए थे पूरे स्पैन पे। उन दोनों केसेस के लिए हम लोग कोलैप्स लोड को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अभी हमारा तीसरा केस है जिसमें पॉइंट लोड हमारे सेंटर पे ना लग के किसी आर्बिट्ररी लोकेशन पे लग रहा है। कहने का मतलब कि आर्बिट्ररी लोकेशन का मतलब कि वो सेंटर पे अगर लग जाता तो उसका कंडीशन तो सिमिलर हो जाता जो पहले केस में लोग डिस्कस किए थे, जिसमें पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है। लेकिन इस बार वो सेंटर पे ना लग के किसी अदर लोकेशन पे, पूरे लेंथ पे कहीं अदर लोकेशन पे लग गया। तो उस केस में हम लोग बीम के साथ क्या करेंगे और उसको कोलैप्स लोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग जिस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने वाले हैं उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज हम लोग फिक्स्ड बीम का एनालिसिस करने वाले हैं जिस पे जो पॉइंट लोड होगा वो हमारा आर्बिट्ररी लोकेशन पे होगा। कहने का मतलब पॉइंट लोड W सेंटर पे नहीं होगा, वो किसी दूसरे लोकेशन पे होगा। तो दूसरे लोकेशन को पता करने के लिए इस सपोर्ट से इसको डिस्टेंस दिखा देते हैं ताकि ये पता चल पाए कि ये सेंटर पे नहीं है। तो इस सपोर्ट से इस लोड का डिस्टेंस A है और इस सपोर्ट से इस लोड का डिस्टेंस B है, और ओवरऑल इस दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस L है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये A है और ये B है और ये C है। ठीक है, चलिए। तो अब हमको इस कंडीशन में, मतलब इस फिक्स्ड बीम के लिए और ऐसे पॉइंट लोड के लिए जो आर्बिट्ररी लोकेशन पर लग रहा है, इसके लिए हमको एनालिसिस करना है। इसके लिए हमको क्या क्या बनाना है, कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करना है। तो कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करने के सबसे पहले तो कोलैप्स करना पड़ेगा। अब कोलैप्स करवाने के लिए हमको नंबर ऑफ हिंजेस के बारे में पता होना चाहिए और लोकेशन ऑफ हिंजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ हिंजेस तो पता है आपको, क्योंकि ये फिक्स्ड बीम है, दोनों साइड में फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं और फिक्स्ड बीम पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। तो इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 निकल के आती है। अब इसके बारे में बार बार जिक्र नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से एकदम डिटेल में बना चुके हैं कि भाई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कहाँ से 2 आती है। उसके बाद जब इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 आ गई तो नंबर ऑफ हिंजेस जो फॉर्मेशन होना वो DS+1 होता है। तो ये 2+1 यानी कि 3 हिंज चाहिए हमको इस स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म करवाने के लिए। इस स्ट्रक्चर में अंदर 3 हिंज बन जाएगा। तो वो 3 हिंज बनने के बाद ये स्ट्रक्चर फर्दर रेजिस्ट नहीं करेगा लोड को, ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा और इसका रिजिड बॉडी रोटेशन या रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन अकर कर जाएगा इसके अंदर। तब जाके हम लोग इसको बोलेंगे कि हाँ, ये प्लास्टिक में इंटर कर गया है, अब हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, तब इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे लोकेशन ऑफ हिंज को पता करने के लिए। क्योंकि भाई हमको ये तो पता चल चुका है कि 3 हिंज बनने हैं, लेकिन वो 3 हिंज कहाँ कहाँ बनेंगे हमको ये नहीं पता है। आप वैसे ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे इसमें बोल सकते हैं कि वो 3 हिंज कहाँ बनने हैं, क्योंकि इसके पास और कोई लोकेशन नहीं है। हमारे पास 3, जो हम लोग लोकेशन ऑफ हिंजेज का जो सेपरेट लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि वो लोकेशन कहाँ कहाँ होगा, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ होगी, वो तो पता था हमको कि पॉसिबिलिटी होती है या तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे होगा, या फिर फिक्स सपोर्ट के पास होगा, या फिर पॉइंट लोड के नीचे होगा, या फिर जो क्रॉस सेक्शन हमारा कहीं क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा हो, शेप चेंज हो रहा हो, वहाँ होगा, या फिर मटेरियल चेंज हो रहा हो किसी बीम के अंदर तो वहाँ होगा। तो यहाँ पे ना मटेरियल चेंज कर रहा है ना क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, तो बच्चा हमारे पास 2-3 इन्फॉर्मेशन। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ तो कर नहीं सकते क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ है। तो बेंडिंग मोमेंट टफ है, लेकिन फिर भी अभी ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप देख के बताइए, क्योंकि हमारे पास, हमको पता है कि पॉइंट लोड के नीचे पॉसिबिलिटी होती है और फिक्स्ड बीम में पॉसिबिलिटी होती है फिक्स सपोर्ट के पास। तो फिक्स सपोर्ट इसके पास 2 हैं, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो गई और 1 पॉइंट लोड के नीचे है, बाकी जगह पे मोमेंट इन सबसे कम ही होगा। तो इसलिए 3 पॉसिबिलिटी तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है। अब 3 पॉसिबिलिटी भी है, 3 हिंज भी बनाना है, इसका मतलब वो तीनों हिंज तीनों पॉसिबिलिटी वाले लोकेशन पे ही तो बनेंगे। तो ठीक है, यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये तीनों पॉसिबिलिटी जो निकल के आई थी देखने से, जो ऑब्जर्वेशन देखने से लग रहा है वो हमारा सही था, और वैसे भी ड्रॉ करके हम लोग इसका मैकेनिज्म करवा सकते हैं फॉर श्योर। मतलब फॉर श्योरिटी के लिए, मतलब अगर श्योरिटी के लिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन फिर भी इसको लिटिल बिट जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक हल्का फुल्का जो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उनको हल्का फुल्का ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्रॉ करना होता है। कहने का मतलब इस बीम को, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो हमको पता है कि इस फिक्स्ड बीम में जो फिक्स्ड मोमेंट निकल के आता है, MB कितना निकल के आएगा, फिक्स्ड मोमेंट कितना निकल के आएगा, W इंटू, ध्यान दीजिएगा, ये W इंटू इसके खुद के सपोर्ट, मतलब जो जिस सपोर्ट पे निकाल रहे हैं ये मोमेंट, इसके खुद के सपोर्ट से उसका डिस्टेंस उस लोड का, तो B इंटू फारदेस्ट जो सपोर्ट है, जो दूर वाला सपोर्ट है, उससे इस लोड का डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में उन दोनों सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो ये तरीका है, ये शॉर्टकट है निकालने का। अब ये फिक्स्ड मोमेंट कहाँ से आता है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिक्स्ड मोमेंट क्या होता है वो भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए फिक्स्ड मोमेंट उसको बोलते हैं क्योंकि हम लोग अगर सपोर्ट को, जो भी सपोर्ट है उसको फिक्स बना दें, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है तो इसका जो मोमेंट निकल के आता है ये इतना निकल के आता है। वो कहाँ से निकल के आया वो स्ट्रक्चर का पार्ट है, वहाँ देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जो फिक्स्ड मोमेंट है वो एम ए निकल के आएगा, और वो कितना निकल के आएगा, एम ए इक्वल टू निकल के आएगा लोड डब्ल्यू इनटू इसके खुद के सपोर्ट से इस लोड का डिस्टेंस, मतलब ए इनटू इस लोड के दूसरे वाले सपोर्ट से डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये ट्रिक है याद करने का, इस तरीके से याद कर लीजिएगा जैसे रिएक्शंस को याद करते हैं। जैसे आप सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस को याद करते थे ना, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये सिंपली सपोर्टेड बीम में जब लोड हमारा किसी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे लगता था तो रिएक्शंस को कैसे याद करते थे। ये रिएक्शंस को जब याद करना होता था तो इसका भी एक ट्रिक हमको आपको रिकॉल करा देते हैं। ये ट्रिक याद करने का तरीका क्या है, VA हो गया और ये VB हो गया। तो रिएक्शन कैसे निकालते थे, तो ये क्योंकि ये लोड इस सपोर्ट के पास है, इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा, लोड ज़्यादा होगा। उसी तरह यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो लोड है वो सपोर्ट के पास है, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जो निकल के आया वो ज़्यादा निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर है, मतलब ये बड़ा वाला टर्म है तो उसके बड़े वाले का स्क्वायर मतलब इसका मतलब ज़्यादा है, तो मोमेंट ज़्यादा निकल के आना ही था। और यहाँ पे भी जो मोमेंट कम निकल के आया इसके कंपेरिजन में। उसी तरह ये लोड इस सपोर्ट के पास है, तो ये लोड सपोर्ट के पास है तो इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, और इस सपोर्ट के पास जो रिएक्शन निकल के आएगा वो बहुत कम निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटर पे नहीं है लोड, इसका मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, W/2 नहीं होगा, ये कुछ अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे जो लोड होगा वो ज़्यादा निकल के आएगा क्योंकि सपोर्ट के पास लोड ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसको ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा रिएक्शन लगाना पड़ेगा इस लोड को, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो वो ज़्यादा क्या होगा, तो लोड इनटू इस लोड से नियरेस्ट जो खुद के सपोर्ट का डिस्टेंस नहीं, अदर वाले सपोर्ट का डिस्टेंस, मतलब इस लोड से अदर वाले सपोर्ट का डिस्टेंस जो कि ए निकल के आता है, अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस जो कि ए है, या फिर ए प्लस बी कर दीजिए, या फिर ए कर दी एल कर दी, तो एल मैंने कर दिया। उसी तरह इसको निकालने के लिए W इनटू इससे खुद के सपोर्ट से इस लोड का डिस्टेंस नहीं, अदर वाले सपोर्ट, मतलब अदर सपोर्ट ये है तो इससे इस लोड का डिस्टेंस जो कि बी निकल के आएगा, अपॉन में दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। तो हमको पता है कि इस रिएक्शन में बी आ रहा है और इस रिएक्शन में ए आ रहा है, और हमको पता है कि ये ए इस बी से बड़ा है क्योंकि सपोर्ट जो लोड है हमारा वो उस सपोर्ट के पास में है। इसका मतलब ये ए बी से बड़ा है, तो ए बड़ा होने की वजह से वी बी जो निकल के आता है वो बड़ा निकल के आता है, और वी बी जो है वो बड़ा निकल के आता है वी ए से। उसी तरह सेम चीज़ यहाँ पे होगा, जैसे ट्रिक यहाँ पे बताए थे उस ट्रिक को भी यहाँ भी याद कर लीजिए। रिएक्शन निकालने के लिए फास्ट में, मतलब जल्दी मेथड से फास्ट निकालने के लिए इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, ट्रिक को याद कर लीजिए। उसी तरह इस ट्रिक को भी याद कर लीजिए जल्दी से एंड मोमेंट को निकालने के लिए, फिक्स्ड मोमेंट को निकालने के लिए। तो हमने फिक्स्ड मोमेंट को निकाल लिया, उसके बाद फिक्स्ड मोमेंट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे सिर्फ BMD बता रहे हैं आपको निकालना। तो फिक्स्ड मोमेंट को यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये फिक्स्ड मोमेंट कुछ यहाँ आएगा और ये फिक्स्ड मोमेंट कुछ यहाँ आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे कट कर दिया ताकि हमको पता चल पाए कि हाँ ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड मोमेंट निकल के आया वो कितना है, WAB²/L², और ये जो है क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा दिखा रखा है क्योंकि ये ज़्यादा है, ए का स्क्वायर है, बड़े वाले का स्क्वायर है, तो WBA² अपॉन में L²। तो ये रहा फिक्स्ड मोमेंट। इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इस लोड को हटा दीजिए, उसके बाद इस सपोर्ट को हटा दीजिए। ऐसा मान लीजिए, देखिए ये तरीका है निकालने का, इस बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए तरीका था। जब ये आप लोग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा दोबारा से। तो इस बेंडिंग मोमेंट को निकालने का ये तरीका है कि अब पहले मैंने इस बीम को, इस सपोर्ट को फिक्स्ड मान के इसका फिक्स्ड मोमेंट निकाल लिया। उसके बाद इस फिक्स सपोर्ट को हटा दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए एक हिंज सपोर्ट से, एक पिन जॉइंटेड सपोर्ट से। तो पिन जॉइंटेड सपोर्ट से कर लीजिएगा तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट उसके बाद निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा, और यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 निकल के आएगा। तो इन दोनों फिक्स्ड सपोर्ट को रिप्लेस कर दीजिए एक हिंज सपोर्ट से या फिर पिन जॉइंटेड सपोर्ट से। उसके बाद अब इसका BMD ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे एक सिंपली सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ भी हिंज है, यहाँ भी हिंज है, और लोड हमारा सेंटर पे न लग के किसी एक आर्बिट्रेरी लोकेशन पे लग रहा है। तो उसका BMD भी आप लोग याद है कैसे निकालते थे। तो ये जब निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा,
तो अब हमने इसके फिक्स सपोर्ट को हटा के एक पिन जॉइंटेड सपोर्ट से रिप्लेस करके सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह इस लोड के अंदर में, इस लोड के नीचे, ध्यान दीजिएगा ये जो मैक्सिमम पीक आएगा वो लोड के नीचे आएगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, मेरा डायग्राम उतना परफेक्टली नहीं बन पाया है, लेकिन ये जो पिक निकल के आएगा वो उस लोड के नीचे निकल के आएगा। और इस पिक का मैग्नीट्यूड आपको पता होता है कि वो सिंपली सपोर्टेड बीम में, जब सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब एक पॉइंट लोड के लिए आर्बिट्री लोकेशन पे पॉइंट लोड के लिए जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो जो मैक्सिमम मोमेंट निकल के आता है वो WAB/L निकल के आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये WAB/L निकल के आ गया और ये सब मैग्नीट्यूड आपको पता चल चुका है। अब यहां से इन दोनों डायग्राम का ओवरलैपिंग जो होता है, इन दोनों डायग्राम के ओवरलैपिंग को हटाते हैं। इन दोनों डायग्राम के ओवरलैपिंग को हटा के, क्यों? क्योंकि जो ये निकाले थे, जो फिक्सिंग मोमेंट था, ये फिक्सिंग मोमेंट फिक्स्ड इन के लिए था, इसका मतलब ये हॉगिंग मोमेंट होगा, मतलब ये नेगेटिव मोमेंट है और ये भी एक नेगेटिव मोमेंट है। लेकिन जो ये ब्लू वाला डायग्राम ड्रॉ किया है, ये लोड के लिए ड्रॉ किया था सिंपली सपोर्टेड मान के, इसका मतलब ये पॉजिटिव मोमेंट है। पॉजिटिव मोमेंट कहने का मतलब सैगिंग मोमेंट है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जो इसका ओवरलैप का पार्ट है, मतलब जितने पार्ट में ओवरलैप कर रहा है, कौन से पार्ट में, इतने पार्ट में ओवरलैप कर रहा है, इस पार्ट को हटा दीजिएगा। इस पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है प्लस माइनस होकर 0 निकल के आ गया। अब बाकी अदर लोकेशन पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो निकल के आएगा बस। तो वो हमारा एक्चुअल इस पूरे बीम के लिए, इस एक्चुअल कंडीशन के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। कैसे निकल के आएगा? क्योंकि ये सैगिंग था तो ये निगेटिव मोमेंट है इसका मतलब, और इसका मतलब ये भी निगेटिव मोमेंट है, और ये इस लाइन से ऊपर चला गया, सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट बचा। तो जहां ब्लैक वाला पार्ट बचेगा उसका मतलब वो नेगेटिव मोमेंट, क्योंकि वो हॉगिंग मोमेंट था तो नेगेटिव मोमेंट है। जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि ब्लू सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो सैगिंग मोमेंट था, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको ये डायग्राम देखे तो समझ में आएगा कि जो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट है, जो इस सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, और इस सपोर्ट के पास जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा बहुत कम निकल के आएगा, बहुत कम निकल के आएगा। और जो सेकंड नंबर पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, इसके बाद जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो इसका होगा, इसका नहीं होगा। ये जो मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है ऑब्जर्वेशन बिहाफ से, ये क्योंकि पॉजिटिव है, तो हालांकि ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, क्योंकि ये पॉजिटिव में अपना खुद का मैक्सिमम है, लेकिन ओवरऑल बीम में देखा जाए बेंडिंग मोमेंट तो ये यहाँ का मैक्सिमम है, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम भी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, लेकिन ओवरऑल बीम में ग्लोबली मैक्सिमम देखा जाए तो ये ग्लोबली मैक्सिमम है, ये अपना लोकल मैक्सिमम है। तो कहने का मतलब जो सबसे पहले हमारा हिंज बनेगा वो सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लोकेशन पे बनेगा, जो कि ये निकल के आता है पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे इसका मतलब सबसे पहला हिंज बनेगा। अब देखिए 3 हिंज बनने हैं और वो तीनों हिंज का सीक्वेंस यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि तीनों मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। तीनों मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, यहाँ का मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ का मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ का मैग्नीट्यूड अलग है, और तीनों का मैग्नीट्यूड एक सीक्वेंशियल में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब घटते बढ़ते क्रम में। इसका मतलब तीनों हिंज जो होंगे वो तीनों हिंज सीक्वेंस में बनेंगे, कोई 2 हिंज एक साथ नहीं बनेगा और कोई तीनों हिंज एक साथ नहीं बनेंगे, 1 हिंज 2 हिंज 3 हिंज ऐसे सीक्वेंस में बनेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा, जो एमपी को रीच करेगा, प्लास्टिक मोमेंट को रीच करेगा, वो हमारा ये वो बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है इस पूरे बीम में। उसके बाद का जो बेंडिंग मोमेंट है वो यहां पे है, उसके बाद का जो सेंट्रल सेकंड नंबर पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो यहां पे है। इसका मतलब ये दूसरा वो पॉइंट होगा जहां पे हिंज का फॉर्मेशन होगा, और वो दूसरा पॉइंट होगा जो उसके बाद एमपी पे रीच कर जाएगा अगर लोड को बढ़ाते गए तब। और ये थर्ड पॉइंट होगा जहां पे हिंज बनेगा, थर्ड पॉइंट होगा जहां पे हिंज बनेगा, सीक्वेंस से अगर देखें तो थर्ड पॉइंट होगा जहां पे हिंज बनेगा, और वो तीसरा पॉइंट होगा जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा वो एमपी पे, मतलब प्लास्टिक मोमेंट पे रीच करेगा। तो ये हो गया टैक्टिक। अब इसमें ज्यादा इन डेप्थ में जाएंगे कि पहले हिंज बनने के लिए कितना लोड चाहिए, सेकंड हिंज बनने के लिए कितना लोड चाहिए, थर्ड हिंज बनने के लिए कितना लोड चाहिए। इसमें इतना डेप्थ में जाने में एनालिसिस टफ हो जाएगा, हमको डायरेक्टली इसका कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इसके कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं, बीएमडी को देख चुके हैं, उसके बाद बीम को देख चुके हैं, उसका बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके लोकेशन ऑफ हिंज को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उनके संदर्भ में एक कंक्लूजन लिख लेते हैं ताकि हम लोग याद कर पाएं कि हाँ भाई वो बीएमडी ड्रॉ करके मैंने क्या कंक्लूड किया। तो कंक्लूड ये किया कि सिंस लोड इज नियरर टू द सपोर्ट बी, negative bending moment at B comes out to be maximum, so first hinge will form at B
when the beam is loaded further, second hinge will form at C, which is under the point load, and finally third hinge will form at other location, at other support, that is A. Third hinge will form at other support, that is A, and finally इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एंड मैकेनिज्म अकर। अब 3 हिंज क्योंकि बन चुके, 3 हिंज बन नहीं थे, 3 हिंज बन चुके हैं, तो मैकेनिज्म अकर कर जाएगा। तो चलिए इनको, ये चीज़ हमने लिख दिया, जो बताया है वही चीज़ को लिखा है। कहने का मतलब जब बीम को आप लोड कीजिएगा, क्योंकि वो लोड सपोर्ट के पास, क्योंकि वो लोड बी सपोर्ट के पास में है, इसलिए बी सपोर्ट पे जो मोमेंट निकल के आएगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, वो सबसे मैक्सिमम निकल के आएगा। उसके बाद बीम को जब लोड कीजिएगा तो जो हमारा पॉइंट लोड था उसके नीचे हम जो व्हेन द बीम इज लोडेड फर्दर, सेकंड हिंज विल फॉर्म एट सी विच इज अंडर द पॉइंट लोड, जो कि पॉइंट लोड के नीचे है। उसके बाद जो थर्ड हिंज होगा वो फॉर्म करेगा ए के पास। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन वही लास्ट बचता है, तो थर्ड हिंज ए के पास फॉर्म करेगा। उसके बाद जो हमारा मैकेनिज्म है वो अकर कर जाएगा। तो ये ट्रिक था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग फाइनली कोलैप्स लोड को उसके फाइंड करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इस बीम के लिए हम लोग फाइनली कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पॉइंट सी है जहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, और ये सी पॉइंट सी जो है वो ए पॉइंट से ए डिस्टेंस पे है और बी से बी डिस्टेंस, सेम है, वही बीम है। उस बीम के लिए अब कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हिंज का फॉर्मेशन करवाइए, कि हमको पता है कि सबसे, देखिए जो तरीका है ना बनाने का, आप हिंज को उन्हीं सेकंड से बनाइए जहां अब हमको क्योंकि कोलैप्स लोड फाइनली कोलैप्स लोड का फाइंड आउट करना है। कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने का मतलब कि वो लोड जिसमें तीनों हिंज बन चुके हैं और बीम हमारा कोलैप्स कर चुका है, हमको दिखाना यहाँ पे तीनों हिंज है। लेकिन आप अपने पर्सनल मतलब याद रहेगा इस चीज़ को कि आप पहले हिंज यहाँ ऐसे बना दीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे हिंज यहाँ बना दीजिए, फिर थर्ड नंबर पे हिंज यहाँ बना दीजिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। और उसके बाद अब हिंज क्योंकि 3 बन चुके हैं, वो लोड लग चुका है, वो लोड 3 हिंज बन चुके हैं, इसका मतलब वो लोड जो लग रहा होगा वो कोलैप्स लोड ही होगा। अब क्योंकि वो कोलैप्स लोड है तो इस बीम का कोलैप्स करवाएगा, इस बीम का मैकेनिज्म करवाएगा, और ये बीम मैकेनिज्म करेगा। ये बीम या तो रिजिड बॉडी की तरह ट्रांसलेट करेगा या फिर रोटेट करेगा। तो क्योंकि ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है, दोनों साइड फिक्स है, तो रोटेशन करेगा। तो ये बीम रिजिड बॉडी की तरह रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा और ये रोटेट करके ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब जो रोटेशन कराएंगे तो यहाँ पे इसमें रोटेशन देखने को जब मिलेगा तो इसमें मान लेते हैं थीटा मिलता है और यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा मिलता है। क्योंकि ये आप इसके बारे में ऑलरेडी पहले सिंपल सपोर्ट के केस में जब पॉइंट लोड की बात किए थे, जो आर्बिट्रेरी लोकेशन पे लग रहा था, वहाँ पे इसके बारे में ऑलरेडी अच्छे से बात किया है कि ये थीटा और अल्फा क्यों होगा, ये अलग अलग एंगल क्यों होंगे, क्योंकि ये लेंथ सेम नहीं है, ए और बी डिफरेंट है, इसलिए ये लेंथ भी डिफरेंट होगा। ये लेंथ डिफरेंट होगा तो ये ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे, ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे तो मतलब ये थीटा डिफरेंट होगा, तो ये थीटा होगा, ये कुछ अल्फा होगा, ये दोनों एंगल डिफरेंट होंगे। दोनों एंगल की वजह से अगर इस बीम के लिए जब यहाँ पे रोटेशन निकालिएगा, तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पर रोटेशन निकालिएगा तो ये रोटेशन इसके डायरेक्शन में थीटा निकल के आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से ये बराबर हो जाएंगे। उसी तरह इस बीम के लिए जब यहाँ पे अल्फा निकालिएगा तो ये अल्फा ऐसे हो जाएगा। अब ये अल्फा ही अल्फा होगा, यहाँ थीटा होगा, यहाँ अल्फा होगा, क्योंकि इस बार अल्फा यहाँ पे अल्फा है, तो ये अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे अल्फा होना पड़ेगा। चलिए, तो ये अब अलग अलग केस में अलग अलग बीम को लेके करेंगे एमपी को, तब जाके हम आपको एक सिंपल तरीका बताए हैं कि इस एंगल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद सिंगल बीम को देख लीजिए। तो कहने का मतलब कि ये बीम ऐसे होता, ये बीम एकदम स्ट्रेट ऐसे जा रहा होता, ये बीम एकदम स्ट्रेट ऐसे जा रहा होता है जब तक कि ये लोड नहीं लग रहा होता और कोलैप्स नहीं करवाया होता। तो इस लोड के लगने से और बीम के कोलैप्स होने से ये जो मेंबर है हमारा, ये डिफ्लेक्ट कर गया कितने से, फाइनली डिफ्लेक्ट कर गया किससे, यहाँ से थीटा निकल के आ जाइए, ये थीटा यहाँ से निकल के आ गया, और ये टोटल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे, इस टोटल डिफ्लेक्शन इस मेंबर का कितना हुआ, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा अल्फा प्लस
थीटा। चलिए, तो हम लोग ये बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बातें मतलब वो करना था, क्योंकि अल्फा और थीटा दो वेरिएबल हैं, तो इक्वेशन जब हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से, तो वहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे, ए और थीटा दोनों आएगा, और थीटा और अल्फा दोनों आएगा। तो हमको इनको एलिमिनेट कराने के लिए दोनों थीटा में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो दोनों थीटा में रिलेशन निकालने के लिए हम बताए थे कि कैसे निकालेंगे। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल के लिए आप लोग इस डिस्टेंस को निकाल लीजिए, इसके डिफ्लेक्शन को। इस दोनों ट्रायंगल के लिए इस डिफ्लेक्शन को निकालिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल से जब डिफ्लेक्शन को निकालेंगे वो दोनों तो बराबर ही आने हैं, क्योंकि हमारा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से, कंपैटिबिलिटी कंडीशन से ये दोनों, जब दोनों ट्रायंगल से इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो वो बराबर ही आने हैं। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्यों यूज हुआ यहाँ पे? क्योंकि मेंबर की कंटिन्यूटी का सवाल था। अगर ये बराबर नहीं होते, इस ट्रायंगल से निकालने पे ये डिस्टेंस कुछ और आता, ये ट्रायंगल से निकालने पे इस डिस्टेंस कुछ और आता, इसका मतलब ये दोनों कहीं अलग अलग जगह पे लाई कर रहे होते, तो मेंबर हमारा कंटिन्यूस नहीं आ पाता, मेंबर यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाता। इसलिए हमको इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशन को यूज करना पड़ा, ताकि इस ट्रायंगल से जो निकाला गया ये था और इस ट्रायंगल से जो निकाला गया ये है, ये दोनों बराबर निकल के आए हैं। तो इस ट्रायंगल से जब निकालिएगा इसके डिस्टेंस को, तो क्या निकल के आएगा? a इंटू थीटा, a इंटू थीटा। तो यहां से निकालिएगा तो a थीटा आएगा, और इस ट्रायंगल से निकालिएगा तो b अल्फा आएगा। चलिए, यहाँ पे दोनों साइड से दिख रहा था इसलिए मैंने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाए। तो a थीटा इक्वल टू, क्योंकि होने बराबर ही है कंपैटिबिलिटी कंडीशन से, तो a थीटा इक्वल टू b अल्फा निकल के आ गया। अब यहाँ से रिलेशन को यूज करेंगे। अब हम लोग वर्चुअल वर्क थ्योरम को यूज करते हैं, और सारे वर्क के, सारे लोड के कारण, सारे जो रिएक्शंस है, फोर्स है, मोमेंट है, उनके कारण वर्क को निकालते हैं, काम को निकालते हैं। क्योंकि हमको पता है कि हिंज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, तो यहाँ भी एमपी आ रहा होगा, एमपी को रीच किया होगा तभी तो हिंज का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी एमपी, क्योंकि हिंज का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब एमपी रीच किया होगा, और यहाँ पे भी हिंज है, इसका मतलब यहाँ पे हिंज बना है, इसका मतलब एमपी रीच किया होगा तभी जाके हिंज बना है। तीनों जगह पे एमपी आ चुके होंगे, और हमको पता है कि जहां भी एमपी आता है वो कुछ काम करता है, क्योंकि वो एमपी बन गया, एमपी पे रीच कर गया, इसका मतलब उस पर थीटा डिफ्लेक्शन हो चुका। हालांकि ये फिक्स्ड होता, इसके अंदर कोई थीटा का डिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई ये बेंडिंग मोमेंट काम नहीं कर रहा होता, लेकिन ये मोमेंट बेंडिंग प्लास्टिक मोमेंट में तब्दील हो गया। ये मेंबर धड़ाक से यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसके अंदर थीटा का डिफ्लेक्शन मिल गया। तो वर्क निकालने के लिए हम लोग या तो लोड को लीनियर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर लोड मोमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे मोमेंट है, लोड नहीं है, तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट कर रहा होगा, ये बेंडिंग मोमेंट इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट कर रहा होगा। क्योंकि रजिस्टिंग होंगे ना, एमपी और थीटा ऑलवेज अपोजिट होते हैं, इसलिए रजिस्ट कर रहे होंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि रजिस्ट कर रहे हैं, ना कि ये एमपी इस थीटा को कॉज कर रहे होंगे, ये एमपी थीटा को कॉज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को यूज करते हैं, इसके काम को निकालते हैं। तो हमारा एक्सटर्नल काम कौन करेगा? एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क करते हैं, एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क करते हैं। एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल वर्क करने के बाद हम लोग ये पाएंगे एक्सटर्नल वर्क जो है वो W कर रहा है इकलौता। तो W कितना काम किया? तो W इंटू इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर काम किया। इस डिस्प्लेसमेंट का ये जो डिस्टेंस है, ये A थीटा भी है और B अल्फा भी है, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो मैंने A थीटा के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद इंटरनल वर्क कौन कौन करेगा? ये MP करेगा, ये MP करेगा, ये MP करेगा। जहां भी MP आ रहा होगा सारे इंटरनल काम करेंगे। तो इस MP का काम कितना होगा? ये MP कितना काम करेगा? थीटा को रजिस्ट कर रहा होगा। ये MP कितना काम करेगा? ये थीटा और अल्फा दोनों को रजिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ ओवरऑल बीम का, ओवरऑल मेंबर का, वो A प्लस थीटा से हो गया, थीटा प्लस अल्फा से हो गया। तो ये थीटा प्लस अल्फा को रजिस्ट कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे दोनों MP जो है डबल काम, मतलब दोनों के बराबर का काम करेगा। उसके बाद ये MP कितना काम करेगा? ये MP अल्फा के बराबर काम करेगा। ठीक है, तो किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, किसको रिप्लेस करें? यहाँ पे अल्फा से अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा A थीटा बाई B। चलिए, तो A थीटा बाई B कर दीजिए। तो W इंटू A थीटा यहाँ पे कर दीजिए, और MP थीटा यहाँ हो गया, और ये MP के जगह पे या थीटा के जगह पे, अरे अल्फा के जगह पे A थीटा बाई B हो गया। ठीक है, उसके बाद इस MP के जगह पे भी A थीटा बाई B हो गया। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद W इंटू A थीटा इक्वल टू कीजिए। उसके बाद थीटा को कॉमन ले लीजिए, MP इंटू B प्लस A प्लस MP इंटू A थीटा बाई B। चलिए, तो आप लोग यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि A थीटा, थीटा
थीटा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ बचेगा W इंटू ए, यहाँ बचेगा MP MP MP। तो MP 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 को कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 1 प्लस ए प्लस बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, L से। ए प्लस बी का अगर ओवरऑल इस बीम का लेंथ L है तो ए प्लस बी को रिप्लेस कर सकते हैं L से। तो ये हो जाएगा L बाई बी और ये प्लस A बाई बी। ठीक है, तो जब इसको निकालिएगा तो ये निकल के आएगा MP B LCM ले लीजिएगा तो यहाँ पे B प्लस L प्लस A, तो ये A प्लस B अनदर L बन जाएगा, मतलब ये 2L बन जाएगा ये ओवरऑल। तो ये उसको ओवरऑल 2L कर दीजिएगा अपॉन में B। तो जब ओवरऑल ये W को निकालिएगा, सॉरी तो यहाँ पे कुछ मिटाना पड़ेगा हल्का सा, तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखा देते हैं, इसको छोड़िए। तो ये W इंटू ए इक्वल टू आ गया था हमारा MP इंटू बी प्लस एल प्लस ए अपॉन में बी। तो मैंने A और B को वापस से, A और B को A प्लस बी क्योंकि L के बराबर है तो इसको वापस से L के बराबर लिख दिया, ये हट जाएंगे और L और L मिलकर 2L हो जाएगा। तो ये कोलैप्स लोड क्या निकल के आ जाएगा, 2MP L अपॉन में AB। तो ये कोलैप्स लोड आ गया हमारे पॉइंट लोड के लिए जो फिक्स्ड बीम पे लग रहा है किसी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे। ठीक है।